है ये। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रक्षक बेज। यही रक्षक बेज आप सभी जानते हैं, हम सभी ने मिलकर भारतीय सेना के लिए स्टार्ट किया है। और इसी रक्षक बेज में आप सभी को प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ा चुका हूं। प्रैक्टिस सेट 2 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। जो कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, बेहतर तरीके से हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने अपनी नोट्स बुक में लिखा होगा और अच्छे तरीके से आप सभी रिविजन करके आए होंगे। चलिएगा, सेट नंबर 2 की शुरुआत करेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और यदि हाँ, आप लोग इसी 2025 में ही अपने पूरे सपने को साकार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एकदम जीरो से हीरो की आप सभी की तैयारी हो, कोई कमी आप सभी की तैयारी में नहीं रहे, बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ऑफलाइन बेच को स्टार्ट किया है। यह फाउंडेशन रक्षक बेच लगभग 3 महीने तक 3 मंथ की बेच है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और पार्थ एकेडमी देवास के ऑफलाइन सेंटर में आप सभी का भी पुनः स्वागत करूंगा। चलिएगा, अगर आप नहीं आ सकते तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। मैं मान के चलूंगा आप सभी का साथ मुझे मिलेगा। और पहला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो, ये मैंने सवाल आप सभी को होमवर्क में दिया था और मैंने आप लोगों से पूछा था, याद रखिएगा। बचपन बचाओ आंदोलन कौन सा था? प्रश्न ये था, बचपन बचाओ आंदोलन किसके लिए, जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिसकी शुरुआत किसने की थी? यानी ये बचपन बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा आप सभी। और बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन ये बचाओ आंदोलन का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है, जिनको आगे चलकर क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी, मेघा पाटकर, जग्गी वासुदेव या मलाला यूसुफजई। क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? आप सभी जानते हैं कि कैलाश सत्यार्थी इस सवाल का क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। तो बचपन बचाओ का श्रेय किसको दिया जाता है? कैलाश सत्यार्थी। कौन को दिया जाता है? कैलाश सत्यार्थी साहब को यहां पर दिया जाता है। आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा, कैलाश सत्यार्थी। अब पूछ लेगा कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अगर एग्जामिनर ने सवाल पूछा तो कब दिया गया था, याद रखिएगा आप सब मिलकर, कब दिया गया था? 2014 में इनको यहां पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वहीं पर इनके साथ में 2014 में किन 2 व्यक्तियों को मिला था? तो एक आप लोगों को याद रखना है, भारत के कौन दोस्तों? भारत के यहां पर कौन को दिया गया था? भारत के कैलाश सत्यार्थी। कौन को दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को यहां पर दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में। अगर सवाल पूछ लेगा कि कैलाश सत्यार्थी वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित है, अगर इस प्रकार का प्रश्न बना किस राज्य से संबंधित है, तो जवाब होगा फिर हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इसी के लिए यहां पर इनको शांति के क्षेत्र में दिया गया था, आप सभी जानते हैं। और इसके साथ पाकिस्तान की एक महिला आप सभी जानते हैं, और केवल 17 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बनी थी, तो जिनका नाम हो जाएगा मलाला यूसुफजई। यहां पर हम शॉर्टकट में मलाला लिखेंगे, आप सभी को याद होना चाहिएगा। मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला यहां पर बनी थी। ये रिकॉर्ड जो मलाला यूसुफजई ने अपने नाम यहां पर दर्ज किया गया था, आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब सवाल है कि मेघा पाटकर कौन है? मेघा पाटकर कौन है? तो 1985 में और खासकर हमारे मध्य प्रदेश में, कहां पर दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश में। आप सभी को याद होना चाहिएगा 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन यहां पर स्टार्ट किया गया था। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो श्रेय दिया जाता है, जिसकी मुख्य नेता यहां पर थी, जिसकी मुख्य नेता यहां पर जो देखी गई थी, वो थी दोस्तों यहां पर कौन दोस्तों? मेघा पाटकर। मेघा पाटकर। मेघा पाटकर। तो आप लोगों से यदि ये सवाल पूछ लेगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो जवाब होगा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। दोस्तों होगा कि सही है, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश से संबंधित है, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और इसका मुख्य नेता कौन था दोस्तों? तो मेघा पाटकर। कौन था दोस्तों? मेघा पाटकर यहां पर था, आप सभी को याद होना चाहिएगा।
और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1985 में। कब हुआ था? 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की भारत में क्या होती है? शुरुआत होती है। जल्दी से रिवीजन करेंगे हम बिगर किसी देरी से। देखो, बचपन जो बचाओ का श्रेय भारत में ये जो मूवमेंट चलाया था, कौन ने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी ने, जिन्हें 2014 में यहां पर क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी भारत के किस राज्य से? मध्य प्रदेश में। इनके साथ कौन को दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा मलाला यूसुफजई। कौन को दिया गया था? मलाला यूसुफजई। मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे छोटी महिला यहां पर बनी थी। और 1985 में मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया, जिसकी मुख्य नेता कौन थी दोस्तों? मेघा पाटकर। मैं मान के चलूंगा आप सभी को बेहतर तरीके समझ में आया होगा। इसको नोट करना, हर एक प्रश्न आप सभी का एग्जाम में छपने लायक प्रश्न यहां पर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कहां पर जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद में देखो, सवाल हम लोगों से जो सवाल पूछा है, साहित्य में भारत में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में यहां पर हम लोगों से सवाल पूछा है। ठीक है, देखो साहित्य में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने भारत में, जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा 1913। कौन दोस्तों? 1913 में कौन को दिया गया था? और ये भी खास कर किनको दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर। कौन को दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को यहां पर दिया गया था। मैं सारे ही आप लोगों को लिखा सकता हूं, लेकिन अचानक से भी हम सब याद करेंगे तो याद नहीं होंगे। हम 5-5 लिखते हैं यहां पर। इसके बाद आप सभी को याद होना चाहिएगा 1930 में चंद्रशेखर साहब को यहां पर भौतिक के क्षेत्र में दिया गया। कौन क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में यहां पर दिया गया। आप सभी को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद 1968 में, कब दोस्तों? 1968 में कौन को दिया गया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब। डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को दोस्तों यहां पर किसके क्षेत्र में दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा चिकित्सक के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? चिकित्सक यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहां पर दिया गया था। आप सभी को याद होना चाहिएगा। इसके बाद 1979 में कौन को दिया गया था? अगर आप लोगों से सवाल पूछेगा 1979 में कौन को दिया गया था, तो जवाब हो जाएगा मदर टेरेसा। कौन को दिया गया था? मदर टेरेसा को यहां पर दिया गया था। और मदर टेरेसा को किसके क्षेत्र में दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। कौन के क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। तो हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे। अभी हम ये 4 लिखा दिए, 5 और बचे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को 5 लिखा दूंगा। अचानक से अगर हम लोगों ने लिखे तो हो सकता है यहाँ पर बोर्ड पर जितना भी हम लोग जो डाटा पढ़ते हैं वो ज्यादा हो सकता है। तो ये अभी शुरुआत तौर पर केवल 4 याद रखो। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को, 1930 में चंद्रशेखर जो सीमा के लिए चंद्रशेखर साहब को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब को यहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में, और 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में यहां पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। आगे चलकर हम लोग देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। इस सवाल का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये 4 आप सभी को याद होना चाहिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम सभी। और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3 पर। अब ये सवाल नंबर 3 हमें महत्वपूर्ण दिवस दे के रखे। अब ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, इसमें से हमें ये ढूंढना है क्या इसमें से गलत हो सकता है या क्या गलत है, वो हम लोगों को मिलान करना है। क्या विश्व साइकिल दिवस क्या 3 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है? मैंने आप लोगों से पूछा है, क्या आप मुझे बताइएगा विश्व साइकिल दिवस क्या 3 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है? बिल्कुल हम कहेंगे कि 3 जून को ही हर बार विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व साइकिल दिवस यहां पर क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, बिल्कुल 7 जून को हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून को। 8 जून को हर बार कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व महासागर दिवस यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस,
तो 12 जून। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जून। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को यहाँ पर क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब जितने भी लिखे इसमें से किसी प्रकार का गलत नहीं है, ये जून के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर लिखे गए। कल हम लोगों ने अप्रैल के देखे थे। कहाँ के देखे थे? हम लोगों ने अप्रैल के देखे थे। यहाँ पर हम लोग एफ करके एक नया डाटा और याद कर सकते हैं, विश्व योग दिवस। कब दोस्तों? विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जवाब होगा 21 जून के दिन। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून के दिन। हर बार क्या सेलिब्रेट किया, हम लोग हर वर्ष क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व योग दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो रिवीजन करेंगे जल्दी से, बिगर किसी देरी से। देखो, विश्व साइकिल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 जून को। और इसी के साथ में हम लोग देखेंगे विश्व रक्तदाता दिवस 12 जून को। और हाल ही में चर्चित रहा विश्व योग दिवस कब सेलिब्रेट हम लोग करते हैं? 21 जून को यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। मैं मान के चलूंगा आप सभी को ये याद होगा और आप बेहतर तरीके से याद कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को फिर से एक बात बोलूंगा, मैं जितना भी कंटेंट आप सभी को पढ़ा रहा हूं, आप भरोसा रखिए, अगर आपने किसी भी टीचर से ऑफलाइन भी पढ़ा है या ऑनलाइन भी पढ़ा है, अगर आप इस तरीके का डाटा पढ़ते हैं, तब आप मान के चलिएगा कि हम जीएस में एक अच्छा लेवल हमारा बन पाएगा। अभी कुछ समय के बाद आप सभी को यहाँ पर साइंस की भी क्लास देखने, जो यहाँ पर साइंस की क्लास देखने को मिलेगी। साइंस भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम धज्जियां उड़ा देंगे साइंस का। जितना बेहतर तरीके से हम साइंस का कंटेंट पढ़ेंगे, आप मान के चलिएगा, शायद ही आप लोगों ने इस तरीके की साइंस पढ़ा होगा, इस तरीके का जीएस पढ़ा होगा। आगे चलकर हम लोग मैथ्स की बात करेंगे और आगे चलकर 5 नंबर का जो 5 क्वेश्चन और 10 नंबर की जो रीजनिंग आने वाली है, पूरे रीजनिंग में से पूरे नंबर लाना है। मैं कुल मिलाकर आप लोगों को ये बात बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कुछ भी हो जाए, 45 क्वेश्चन एक्यूरेट महू यारों में आप सभी को टिक लगा के आने। मुझे नहीं पता, चाहे वो नर्सिंग वाला हो, चाहे वो जीडी वाला हो, चाहे वो टेक्निकल वाला हो, चाहे वो ट्रेडमैन वाला हो। ठीक है, जितने भी ट्रेड की एग्जाम होती है, सर हर एक बच्चा 45 क्वेश्चन टिक लगा के आएगा और अपना सिलेक्शन श्योर करके आएगा। ये 30-35 तो आना ही मत इधर। ठीक है, टिक कितने लगाने हैं? 45, और 45 से सही होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे सही होंगे, इस तरीके का डाटा पढ़ने से सही होंगे। ठीक है, अगर श्योरिटी सिलेक्शन जाते हो तो ऑफलाइन बेस में आप सभी का स्वागत है। दबा के पढ़ रहे हैं, बेहतर अच्छे तरीके से कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो आप सभी का वहां स्वागत करूंगा। अगर वहां पर भी आ रहे हो, जितने भी मेरे पार्थ के जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, ये कंटेंट पढ़ लेना, वरना तुम लोग सब देख लेना फिर क्लास में। ठीक है, धमकी मानो, सुझाव मानो, संदेश मानो, जो मानना है मान लो, वरना तुम लोग देख लेना। ठीक है, अब मैं कल तुमको मिलता हूं क्लास में। ठीक है, तुम लोग देखो। ठीक है, ये 1 से जो 4 वाली बैच है ये सुनो, और ये सुबह 9 से जो 12 वाली बैच है सुनो। अगर तुम लोग ये पढ़कर नहीं आए तुम लोग कल, तो तुम लोग देखना, तुम्हारा स्वागत गेट पर ही किया जाएगा। ठीक है, बेहतर तरीके से। फिर तुम देखो, ये आगे बढ़ो। अभी तो निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादक, यानी शहनाई जो बजाने का श्रेय किसको दिया जाता है, जिसमें 1947 यानी देश पूरी तरीके से आजाद हुआ था, तभी जिस व्यक्ति के द्वारा शहनाई बजाई गई थी। यानी स्टैटिक जीके से 15 क्वेश्चन में से 2 से 3 प्रश्न हम सभी को देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर से 2-3 प्रश्न रहेंगे, स्टैटिक जीके में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब देखो, हम भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। अब ये 15 अगस्त 1947 में यहां पर सवाल पूछा है कि जो शहनाई वादक रहे, कौन दोस्तों रहे? शहनाई वादक रहे। तो शहनाई वादक यानी 1947 में किस व्यक्ति के द्वारा शहनाई बजाई गई थी? तो जवाब होगा यहां पर बिस्मिल्ला खान साहब। कौन के द्वारा? बिस्मिल्ला यहां पर खान साहब के द्वारा क्या बजाई गई थी? शहनाई यहां पर बजाई गई थी। और शहनाई से कौन कौन व्यक्ति संबंधित थे? तो जवाब हो जाएगा अली, यहां पर पहला ऑप्शन अली, यहां पर आप लोगों का अहमद खान, मतलब या हुसैन खान। हुसैन खान ये भी किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी शहनाई संबंधित है।
दोस्तों का ही संबंधित है, ये भी शहनाई से संबंधित है, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और बागेश्वरी देवी, बाणेश्वरी, कौन दोस्तों? बाणेश्वरी देवी। बाणेश्वरी जो देवी है एकमात्र, हम लोग बोल सकते हैं एकमात्र महिला महिला सहनाई वादक है। क्या है दोस्तों? एकमात्र महिला सहनाई वादक है, आप सभी को यहां पर याद होना चाहिएगा। लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब हम लोगों से पूछा है कि सहनाई किसके द्वारा बजाई गई थी, तो जवाब हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां साहब के द्वारा। किसके द्वारा? बिस्मिल्लाह खां साहब के द्वारा क्या बजाई गई थी? सहनाई यहां पर बजाई गई थी। याद कर लीजिएगा, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहतर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर ये दोनों नाम भी अगर आप सहनाई के से याद कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। और सवाल नंबर 5 जो है जाट जटिन, देखो बेहद अच्छा सवाल है, आने लायक क्वेश्चन है। जाट जटिन निम्न में किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय नृत्य है? किसका है दोस्तों? ये देखो, एक तो फोल्क डांस और एक क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस तो हम लोग पढ़ लेंगे, बेहद सिंपल है। फोल्क डांस से सवाल बनेगा। जाट जटिन जो है, ये जाट जटिन जो है, ये हम लोगों से सवाल यहां पर पूछा है, ये जो है ये किस राज्य संबंधित है? तो ये दोस्तों किस संबंधित है? ये बिहार संबंधित है। कहां से? तो बिहार से याद करिएगा जाट जटिन। क्या होगा दोस्तों? जाट जटिन यहां पर होगा बिहार से। छऊ क्या याद करना है दोस्तों? छऊ याद करना है बिहार से। और क्या याद करना है दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा झिझिया। क्या याद करोगे दोस्तों? झिझिया, झिझिया याद करना। इसके बाद और क्या याद करोगे दोस्तों? तो बदेसिया, बदेसिया क्या याद करोगे? बदेसे याद करोगे। और क्या याद करोगे दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा पाइका। क्या याद करोगे दोस्तों? पाइका। और क्या याद करोगे दोस्तों? तो सरहुल। क्या याद करोगे? सरहुल। ये सब कहाँ के दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा, ये सब आप लोगों को बिहार के देखने को मिलेंगे। कहाँ के? बिहार के। अगर मध्य प्रदेश का सवाल पूछ लिया तो डंडा नाच, कौन सा दोस्तों? डंडा नाच आप सभी को याद होना चाहिएगा। फिर इसके बाद में माछ, कौन सा दोस्तों? माछ। माछ के बाद दोस्तों मटकी। क्या याद करोगे? मटकी। मटकी के बाद दोस्तों कर्मा, कौन सा दोस्तों? कर्मा। और कर्मा के बाद दोस्तों सेला। क्या याद करोगे? सेला। ये सब कहाँ के हैं? ये दोस्तों सभी हमें कहाँ के देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश के। कहाँ के देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब यहां पर है हमारे पास में आसम। आसाम के कल हम लोगों ने पढ़े थे, आसाम के तो कल ही हम लोगों ने पढ़े थे। क्या क्या देखे थे? एक तो हम लोगों ने बिहू देखा था, और बिहू के बाद एक कली गोपाल, कौन सा देखा था? कली गोपाल देखा था हम लोगों ने। और एक दोस्तों कौन सा देखा था? खेल गोपाल। कौन सा देखा था? खेल गोपाल जो देखा था वो हम लोगों ने कल ही देखा था। एक बार हम अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे कि हमारे दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। बिहार का कौन सा हो जाएगा? जाट जटिन। बिहार का छऊ, बिहार का झिझिया, बदेसिया बिहार, पाइका और सरहुल, ये सब कहां के हो जाएंगे? ये सब बिहार के हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का कर्मा, मटकी, डंडा नाच, माच और सेला, ये सब कहां के हो जाएंगे? मध्य प्रदेश के हो जाएंगे। असम के बिहू, कली गोपाल और खेल गोपाल, ये सब कहां के हो जाएंगे? ये सब हम लोगों को कहां के देखने को मिलेंगे? आसाम के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। कल हम लोगों ने महाराष्ट्र के भी दो देखे थे, आप सभी को मुंह जुबानी तरीके से याद होना चाहिएगा। एक तो कौन सा था? लावणी। कौन सा था? लावणी। और एक तमाशा। लावणी और तमाशा कहां के देखे थे हम लोगों ने? याद करिएगा आप सभी मिलकर कि महाराष्ट्र के। कहां के मतलब कहां के पढ़े थे हम लोगों ने? महाराष्ट्र के पढ़े थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 पर बढ़ेंगे। बेहद अच्छा सवाल है। इलायची की पहाड़ियां भारत के किस, ज्योग्राफी से सवाल बना है कि इलायची की पहाड़ियां कहां पर है। ठीक है, देखो ये आपकी इलायची की पहाड़ियां हम लोगों से सवाल पूछा है। ठीक है, देखो ये सब कहां से आपकी इलायची की पहाड़ियां? केरल में। कहां पर है दोस्तों? केरल में। आप सभी को याद होना चाहिएगा। अगर यहां पर मैप एक ही बार में बन गया तो ठीक है, ये पढ़ाएंगे आगे। अगर नहीं बना ये भारत का मैप एक ही बार में तो फिर ये आप लोगों को पीक वगैरह नहीं पढ़ाई जाएगी। खैर आपकी किस्मत सही है, मैप जो है वो पूरी तरीके से एकदम सही तरीके से बन चुका है। अब आप सभी को यहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा? तो आप सभी को यहाँ पर अब जो है वो मैप, अब आप सभी को देखो, मैप आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, अब आप सब याद करो मेरे साथ। ठीक है, देखो बेहतर तरीके से आप लोग याद करना। कहां से शुरुआत करेंगे?
देखो सबसे पहले गुजरात, तो गिरनार, कौन सा दोस्तों, गिरनार की पहाड़ी, कौन सी दोस्तों, गिरनार की पहाड़ी कहां पड़ेगी दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा गुजरात। कहां पर पड़ेगी, गुजरात। ये कौन सा, M4 क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। M4 क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्या पड़ेगा महाराष्ट्र में, तो जवाब हो जाएगा कलसुबाई। क्या हो जाएगा, कलसुबाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कलसुबाई की पहाड़ी। का K4 क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में कौन सा हो जाएगा, कंद्रेमुख। कौन सा हो जाएगा, कंद्रेमुख की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कंद्रेमुख की। ठीक है, K4 कर्नाटक। K4 क्या हो जाएगा, केरल, तो इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों, इलायची की यहाँ पर पहाड़ी हो जाएगा। बहुत सारी है, लेकिन हम अब यहां पर जाएंगे राजस्थान। राजस्थान में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुरु शिखर। कौन सा हो जाएगा, गुरु शिखर। माउंट आबू की सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से क्या याद करोगे, मध्य प्रदेश से क्या याद करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, धूपगढ़, याद रखना सभी। इसके बाद हमें छोटा नागपुर पठार, ठीक है, अब यहाँ पर छोटा नागपुर पठार पड़ेगा, छोटा नागपुर पठार। अब ये जो छोटा नागपुर पठार, देखो ये जो छोटा नागपुर पठार जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो जवाब यहाँ पर क्या देना है हम सबको, पारसनाथ। क्या देना है, पारसनाथ। पारसनाथ चोटी इसकी सबसे हाईएस्ट पीक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और मुख्य तरीके से अगर हम लोग जाएंगे तो एक तो आप लोग याद कर लेना, एक तो आप लोगों का टोडा बेटा। कौन सा बेटा, एक तो टोडा बेटा याद करना सभी के बच्चे, और एक अनाईमुड़ी। कौन सी, अनामुड़ी याद कर लेना। कौन सी कर लेना, अनामुड़ी। ये दोनों आप लोगों को याद करना है। अब ये दोनों के याद करना है, देखो अनामुड़ी के बारे में प्रश्न पूछेगा। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, कौन से, यह दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, या आपकी अनामुड़ी। टोडा बेटा हो जाएगा सेकेंड हाईएस्ट पीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो ये टोडा बेटा हो जाएगी। याद कर लेना, यहाँ पर अच्छे तरीके से याद कर लोगे। इसके बाद में यह आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। एपी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। का याद करोगे, अरुणाचल प्रदेश याद करोगे। यहां पर आप लोगों का नामचा बारवा पर्वत, कौन सा पर्वत, नामचा बारवा। नामचा बारवा पर्वत जो कहां पर हो जाएगा, वो आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। याद करोगे सिक्किम, एस फॉर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम में क्या हो जाएगा, सिक्किम में कौन सी चोटी हो जाएगी, तो सिक्किम में आप लोगों को याद करना है कि सिक्किम में कौन सी चोटी होगी, कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद में नेपाल क्या हो जाएगा, नेपाल। तो ये N4 क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल में अन्नपूर्णा चोटी, कौन सी, अन्नपूर्णा चोटी देखने को मिलेगी। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट क्या देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट चोटी कहां देखने को मिलेगी, तो यहां पर नेपाल में हम लोगों को देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा नेपाल में, तो महाभारत श्रेणी। कौन श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी। महाभारत पर्वत श्रेणी कहां देखने को मिलेगी, नेपाल में। इसके बाद माउंट मकालू, कौन सी दोस्तों, माउंट मकालू चोटी। ये सब कहां पर देखने को मिलेगी, तो जवाब हो जाएगा नेपाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, पेपर में कुछ कटना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जितनी भी पहाड़ियां बताई है, देखो पहाड़ी की परिभाषा क्या होती है ज्योग्राफी की बेस में, 1000 से मीटर जिसकी कम हाइट होती है उसे हम लोग पहाड़ी कहते हैं। पर्वत जो होते हैं वो 1000 मीटर ऊंचे होते हैं, मतलब जो भी जिसकी हाइट 1000 मीटर से ज्यादा है वो पर्वत होगा, 1000 मीटर से कम जो क्षेत्र होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डाटा आप सभी को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में जो अब यहां पर हमारे पास जम्मू और कश्मीर है, तो काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत याद होना चाहिए। अब देखो जम्मू कश्मीर की फिर हम लोग बात करेंगे, यहां पर बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा फिर, लेकिन दो चीजें याद करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्तराखंड। कहां का, उत्तराखंड। हालांकि उत्तराखंड यहां नहीं पड़ता है, ये यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का एक तो आप लोगों को कामेत पर्वत पढ़ना है। कौन सा पर्वत जो पढ़ना है, कामेत पर्वत। तो कामेत पर्वत याद करोगे
तो कामेत पर्वत कहाँ का हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा, याद करना। और इसके बाद में एक आप लोगों की नंदा देवी, कौन चोटी, नंदा देवी चोटी, ये दोनों कहां पर पड़ेंगे, ये दोनों उत्तराखंड के पड़ेंगे, और याद कर लेना, ठीक है। मैं साइड से होऊंगा, सब स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। इलायची की पहाड़ियां हमें केरल में देखने को यहाँ पर मिलती है, कार्डिमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां। ऑफलाइन वाले बच्चे तुमको तो पढ़ाया होगा यार, ठीक है, तुम लोगों को लिखने की तो आवश्यकता नहीं, तुम्हारे नोट्स तुम लोग ज्योग्राफी के वहां पर चेक करना, और तुमको भू आकृतिक प्रदेश पढ़ाया होगा ज्योग्राफी में, थर्ड टॉपिक आता है ज्योग्राफी में, वहां पर आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 7 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 7, पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा यहां पर दिया गया था, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा, ठीक है, ये दिया गया था। तो याद होना चाहिए सभी को कि 73वां संविधान संशोधन 1992, किसके द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा यहां पर दिया गया। अब मेरी बात सुनना सारे बच्चे, ये तो सबको आता होगा, लेकिन अगर पूछेगा लागू कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल। कब हुआ था दोस्तों, 24 अप्रैल, तारीख याद करिएगा, 24 अप्रैल 1993 में। अब यहां पर इसको क्या कर दिया गया था, इसको लागू कर दिया, इसको लागू यहां पर किया गया, और इसी कारण हम लोग 24 अप्रैल को, यहां पर 24 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो हर वर्ष हम लोग पंचायती दिवस क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो पंचायती दिवस हम लोग यहाँ पर हर वर्ष 24 तारीख को इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। तो जो पंचायती राज विषय शामिल किया गया, ये जो पंचायत प्रणाली जो भारत में लागू की गई, इसमें कितने विषय शामिल किए गए, तो जवाब हो जाएगा 29। यानी आपके गांव में जो ग्राम पंचायत होगी उसके अंतर्गत कितने सब्जेक्ट आते होंगे, कितने विषय होगा, कितने विषय होंगे जिन पर आपकी ग्राम पंचायत कानून बना सकती है, जिसका एक सरपंच होगा जो कभी कभी आप लोगों को मिलता होगा। तो वो जो सब्जेक्ट है वो 29 सब्जेक्ट क्या होते हैं उसमें शामिल किए गए, एटलीस्ट आप लोगों को याद करना है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो यहाँ पर जो ये आपके संशोधन हुए थे, जल्दी से हम लोग कुछ को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले याद करना कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधानिक संशोधन हुआ था, इसके तहत क्या हुआ था दोस्तों कि 9वीं अनुसूची जोड़ी, कौन सी ये आपकी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची यहां पर जोड़ी गई। आपसे पूछा कब हुआ था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हम लोगों को देखने को मिला था, 9वीं अनुसूची गई। इसके बाद में 7वां संविधानिक संशोधन, कौन सा, 7वां संविधानिक संशोधन था, ये सर ये मतलब ये 7वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या हुआ था दोस्तों, तो एक जो राज्यपाल होता है वो एक सदी या दो राज्यों का वो क्या बन सकता है, संयुक्त यहाँ पर राज्यपाल क्या हो सकता है, बन सकता है। मुख्य बात तो यही थी। ये कब हुआ था, सवाल पूछेगा 1956 में 7वां संविधानिक संशोधन देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों 21वां संविधानिक संशोधन याद करोगे, कौन सा, 21वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, तो सीधी भाषा को कौन सी भाषा को, सीधी भाषा को 8वीं अनुसूची में यहां पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो ये भारत की 15वीं राजकीय भाषा बनी थी, कौन सी दोस्तों, 15वीं यह राजकीय भाषा बनी थी। तो 15वीं राजकीय भाषा कौन बनी दोस्तों, तो जवाब हो जाएगा सीधी। यह कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1967 में बना था। कब बना था, 1967। इसके बाद याद रखना दोस्तों 36 वाला संविधान संशोधन, कौन सा, 36 वाला संविधानिक संशोधन 1975। कब दोस्तों, 36 वाला संविधान संशोधन 1970। इसके तहत क्या हुआ था, तो सिक्किम को, कौन सा दोस्तों, जवाब याद कर लेना, आएगा ही आएगा पर सिक्किम को पुण्य राज्य का दर्जा, सिक्किम को क्या दिया गया, पुण्य राज्य का जो दर्जा दिया गया वो इसी के तहत यहां पर दिया गया। इसके बाद याद करना 42वां संविधानिक संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 से। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आप लोगों को पढ़ाता हूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके तहत कई बदलाव किए गए थे, लेकिन हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे कि इसे मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर बदल दिया था। तो ये कब हुआ था, ये आप लोगों को 42वां संविधान संशोधन 1976 देखने को मिलेगा। और आप लोगों को अगर पूछेगा कि 52वां संविधानिक संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत दल बदल कानून, कौन सा,
दल बदल कानून लाया गया, दल बदल कानून लाया गया और भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों? तो 10वीं अनुसूची यहां पर क्या की जाती है दोस्तों? जोड़ी जाती है। याद कर लोगे 10वीं। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं बिगर किसी देरी से। देखो, पहला संविधान संशोधन किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ दी। कब हुआ था? 1951 में हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। एक राज्यपाल, 2 राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बन सकता है, उससे ज्यादा का भी। 21 वाला संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, सीधी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा यहां पर दिया गया। 36 वाला संविधान, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। 42 संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और इसके बाद 52 वाला संविधान संशोधन, तो ये 1985 में हुआ था, दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची इसके तहत क्या की गई? जोड़ी जाती है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो ये पूरा याद होना चाहिए आप सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़े, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 8 क्या है? देखो, सवाल नंबर 8 है कि शिमला समझौता 1972 में किसके यहां पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये देखो, 1972 में कौन सा समझौता देखने को मिला? ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था शिमला समझौता। क्या दिया गया था? शिमला समझौता। शिमला समझौता यहां पर इसको नाम दिया गया था, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यह इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ था, इन दोनों के बीच में यहां पर हुआ था, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में 1966 में आप लोगों को एक ताशकंद समझौता, कौन सा? ताशकंद समझौता यहां पर याद होना चाहिएगा। और यह ताशकंद समझौता किनके बीच में हुआ था? तो जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। किनके बीच में? लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान, कौन के बीच में? आयूब खान के बीच में ये हुआ था, आप सभी को याद होना चाहिएगा। और दोस्तों 1960 में सिंधु नदी समझौता, कौन सा? पाकिस्तान से सिंधु नदी समझौता हुआ। कौन सा समझौता? सिंधु नदी समझौता हुआ। ठीक है, ये समझौता हुआ। और ये जो समझौता हुआ था आप लोगों को याद होना चाहिएगा, जो है ये किसके बीच में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू और एक तरफ थे आयूब खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? आयूब खान, इनके बीच में ये समझौता यहां पर हुआ था। तो ये शिमला समझौता, ताशकंद समझौता और 1960 में जो है ये सिंधु समझौता, सिंधु नदी समझौता था। और 1954 में, याद करना, 1954 में पंचशील समझौता, कौन समझौता? पंचशील समझौता। अभी जो पंचशील समझौता हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? तो याद करिएगा, भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत व चीन के बीच में क्या हुआ था? यही समझौता देखने को मिला था, जिसका नाम था पंचशील समझौता। तो ये सारे समझौते आप सभी को याद होना चाहिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इनको अगर आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमें मैसेज कर देना। ठीक है, तुम्हारे रवि सर, तुम्हारे भाई इसको सेंड कर देगा। ठीक है, अगर नहीं लिख सकते, लेकिन पहले प्रायोरिटी यही करना कि सारे लिखना। जितना अच्छा कंटेंट कॉपी में लिखोगे उतने पूरे में से पूरे नंबर पक्के करोगे। ठीक है, पुक्के नहीं पक्के करोगे। ठीक है, ओके। तो 1972 में शिमला समझौता, 1966 में ताशकंद समझौता और 1960 में सिंधु नदी जल समझौता, 1954 में पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 9 पे बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 9 क्या है? सवाल नंबर 9 है कि दासवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मतलब दासवंश, देखो आप सभी जानते हैं कि यहां पर मोहम्मद गोरी कौन आया था? मोहम्मद गोरी आया। और मोहम्मद गोरी 1175 में भारत आएगा और 1206 तक यह भारत में रहेगा। यह अपने साथ में सर्वाधिक 11 गुलाम लेकर आया था। लेकिन इसे गुलाम में से इसका एक गुलाम था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने तो यहाँ पर जो एक गुलाम वंश आया जिसको दास वंश कहा जाता है, इसी गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन यहाँ पर ऐबक आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, इसके द्वारा इसी वंश की स्थापना की जाती। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर खिलजी वंश, कौन सा वंश देखने को मिला? खिलजी वंश। और खिलजी वंश की जो स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, कौन दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी आया
जिसके द्वारा इसी खिलजी वंश की स्थापना यहाँ पर की गई। और इसके बाद में आया तुगलक वंश। कौन सा वंश आया दिल्ली सल्तनत पर? तुगलक वंश आया। और तुगलक वंश के बाद में आप लोग जानते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन तुगलक ने जो क्या किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी क्या किया था, यहां पर स्थापना किया था। और अगर सवाल पूछेगा तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया दिल्ली सल्तनत में, तो जवाब हो जाएगा सेद वंश। कौन सा वंश? सेद। तो सेद वंश जो था, सेद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाब हो जाएगा खिरज खां। किसके द्वारा? खिरज खां के द्वारा स्थापना की गई। और जवाब हो जाएगा लोधी वंश। पूछेगा कि लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आए, वो लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जवाब क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी किसके द्वारा की गई? बहलोद लोधी के द्वारा यहां पर क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। तो ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश आने हमें देखने को मिले और इनके संस्थापक के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, आप लोग याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। दास वंश को ही गुलाम वंश भी कहा जाता है और दास वंश को मामूलक वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मामूलक वंश भी। ठीक है, इन पांचों के बारे में याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का संचालन किसके द्वारा किया गया था? मतलब आप सभी जानते हैं कि 6 बौद्ध संगति देखने को मिलती हैं, संगीति देखने को मिलती है, बौद्ध जो परिषद देखने को मिलती है 6 बैठकें मुख्य तौर पर, लेकिन हमारी काम की 4 ही है, 5वीं 6ठी कॉम्पिटेटिव ज्यादा थोड़ा सा लेवल हो जाता है। देखो तो सबसे पहले हम लोगों को राजगृह कहां पर देखने को मिलती है? राजगृह में 483 बीसी। कहां पर दोस्तों? 483 बीसी के अंतर्गत। इसके बाद में दोस्तों वैशाली में कहां पर? दूसरी कहां पर देखने को मिलती है? ये वैशाली में 383 बीसी। कौन से बीसी? 383 बीसी में। और इसके बाद में पाटलिपुत्र कहां पर देखने को मिलती है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो 250 बीसी। कहां पर दोस्तों? 250 बीसी। और पाटलिपुत्र के बाद में कुंडन वन। कौन सा दोस्तों? कुंडन वन। तो कुंडन वन में आप सभी याद करेंगे कि पहली शताब्दी। कौन शताब्दी? पहली शताब्दी में। ठीक है, तो राजगृह में जो हुई थी आप लोगों को, उसमें शासक कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। याद कर लोगे कौन था दोस्तों? अजात। जो वैशाली में हुई थी इसमें कौन था? जवाब हो जाएगा कालाशोक। कौन था दोस्तों? कालाशोक। कालाशोक था। तीसरी में कौन था? सम्राट अशोक जो थे वो तीसरी में शामिल हुए थे और मतलब उनके समय काल में हुई थी। और जो कुंडन वन, ये कुंडन वन कहां पर पड़ेगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो पहली शताब्दी में हुई थी, इनके कौन था दोस्तों? तो कनिष्क। कौन था दोस्तों? कनिष्क। ये सब यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो कालाशोक हमारे सवाल का यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एकदम राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 10 सवाल हम लोग खत्म कर चुके होंगे। अच्छा कंटेंट हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किएगा, कंटेंट में कमी नहीं होगी। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इससे भी बढ़िया तरीके से कंटेंट और क्या दूंगा आप लोगों को। सब कुछ तो पढ़ा रहा हूं मैं आप सभी को, बस अच्छे तरीके से आप लोग जो यहाँ पर इसको रिवीजन करो, इसको पढ़ो और फिर क्या है, सिलेक्शन वो रहा सामने। ठीक है, चलो 11वें सवाल पे बढ़ेंगे और 11वां सवाल जो रहेगा वो रहेगा, देखो कितना बढ़िया सवाल है भाई साहब। इसी प्रकार के तो क्वेश्चन आएंगे सर, यही आएगा परीक्षा में। निम्नलिखित में कौन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्ति किए गए? तो झारखंड के हाल ही में 5 नए राज्यपाल जो बना दिए गए हैं। तो मुझे भी याद नहीं है, मैं भी अभी याद करूंगा क्या क्या है, देखेंगे कि कौन कौन नए बने हैं। देखो अगर पूछेगा झारखंड कौन के पूछेगा दोस्तों, यदि सवाल पूछा झारखंड के कौन बने हैं तो संतोष कुमार गंगवार। कौन बने हैं? संतोष कुमार जो है यहां पर गंगवार। कौन है? संतोष कुमार गंगवार क्या बने हैं यहां पर? झारखंड के क्या बने हैं यहां पर? गवर्नर बने। ठीक है, ओम प्रकाश माथुर। कौन दोस्तों? अब सॉरी, पहले हम लोग लिख लेते हैं राज्य का नाम। ठीक है, अरे भाई, तो यहां पर बने हैं सिक्किम के। कौन बने हैं? सिक्किम। ओम प्रकाश माथुर। कौन बने दोस्तों? ओम प्रकाश माथुर। ये जो बने हैं ये कहां के बने दोस्तों? ये सिक्किम के बने। कहां के बने हैं? सिक्किम के। इसके बाद तेलंगाना। कहां के बने दोस्तों? तेलंगाना।
तेलंगाना के कौन बने हैं? तो जिष्णु देव शर्मा। कौन बने दोस्तों? जिष्णु देव शर्मा। कौन बने हैं? जिष्णु देव शर्मा। ठीक है, 3 के याद करो। अभी झारखंड के कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार। कौन बने हैं? संतोष कुमार गंगवार। सिक्किम के कौन बने हैं? ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना के कौन बने हैं? तो जवाब हो जाएगा जिष्णु देव शर्मा। कौन बने हैं? जिष्णु देव शर्मा। ठीक है, अच्छे तरीके से इनको याद करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे 3-3 करके हम लोग सभी के सभी गवर्नर को याद कर लेंगे। फिर अगर याद नहीं होता तो मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे याद कर लेना। ट्रिक विक नहीं बताऊंगा मैं, रट लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ना। और आगे बढ़ने के बाद देखो, सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य का मुख्यमंत्री पद इनको हाल ही में ये नियुक्ति की है? कौन दोस्तों? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये कहां के सीएम बने हैं? तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये कहां के सीएम बने हैं। तो जवाब हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश के। कहां के बने दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन बने हैं? यही बने। ठीक है, याद कर लेना। राजस्थान के कौन बने दोस्तों? तो भजन लाल शर्मा। कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जी जो बने हैं, ये कौन बने दोस्तों? राजस्थान के सीएम बने। वर्तमान बिहार के सीएम कौन है दोस्तों? तो जवाब हो जाता है नीतीश कुमार। कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। ठीक है, सबके नीतीश कुमार। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा भारतीय राजनीति में चर्चा भी सही है। पंजाब के कौन है? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि पंजाब के सीएम कौन है। कौन दोस्तों? पंजाब के यहाँ पर सीएम कौन है? अभी आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे। कहां पर चुनाव हुए थे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के तो देवेंद्र फडणवीस जो बने हैं, ये कहां के सीएम बने हैं? तो ये महाराष्ट्र के। इसके बाद में अभी हरियाणा, अभी कहां पर चुनाव हुए हाल ही में? हरियाणा के बने। तो हरियाणा के कौन बने हैं? तो नायाब सैनी। कौन बने दोस्तों? नायाब सैनी। क्या याद करोगे? नायाब सैनी यहां पर याद करोगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इनको याद कर। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर, कहां पर चुनाव हुआ था? जम्मू कश्मीर। कौन बने? तो यहां पर है उमर अब्दुल्ला। कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, उमर अब्दुल्ला। तो ये सब याद करना। ऑप्शन नंबर ए हम जाएंगे क्योंकि हमारे सवाल का क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सारे सीएम के नाम आप लोगों को याद करना है। कल मैंने आप लोगों को सीएम बताए होंगे, शायद मैंने आप लोगों को जो है वो मणिपुर के नाम बताया, मैंने एन बीरेन सिंह का नाम बताया, मिजोरम का नाम बताया, लाल दुलुमो बताया, अरुणाचल प्रदेश का बनाया, याद करो प्रेमा खांडू मैंने आप लोगों को बताया, असम के बनाए जो मैंने सीएम का नाम बताया हेमंत बिस्वा शर्मा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये मैंने आप सभी को बताएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 13 पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है यहाँ पर? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो एक ग्रैंड स्लैम पुरस्कार होता है जो कि टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस हर बार में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। सबसे पहले कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद में यहां पर कौन सा ओपन होता है? तो फ्रेंच ओपन। कौन सा? फ्रेंच ओपन। ये फ्रेंच ओपन सेकंड नंबर पर होता है। इसके बाद विंबलडन ओपन। कौन सा? विंबलडन ओपन जो होता है थर्ड नंबर का। और फोर्थ नंबर का कौन सा होता है? तो जवाब होता है यूएस ओपन। कौन सा ओपन? यूएस ओपन यहां पर होता है। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस से संबंधित है। तो अब देखो सवाल पूछेगा कि 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने यहां पर जीता है? तो जेनिक सिनर ने। कौन ने जीता है दोस्तों? जेनिक सिनर। याद कर लेना, जेनिक सिनर ने यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो कार्लस। कौन दोस्तों? कार्लस अल्काराज ने क्या जीता है दोस्तों? ये यहां पर जीता है फ्रेंच ओपन। और विंबलडन ओपन भी 2024 का किसने जीता है? विंबलडन ओपन भी यदि पूछ लेगा तो ये भी कार्लस अल्काराज ने। कौन ने? कार्लस जो है वो अल्काराज ने यहां पर क्या जीता है? अल्काराज ने यहां पर ये भी जीता है। ठीक है, यूएस ओपन फिर 2024 का पूछ लेगा किसने जीता है? तो जेनिक सिनर। कौन ने जीता है दोस्तों? जेनिक यहां पर सिनर। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा सभी।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का बिल्कुल क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, 14वें सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं। क्लास देख लेते कितनी बड़ी हो गई है। आई थिंक मुझे लगता है 45 मिनट की हो गई है और 7:30 बज चुके हैं। ठीक है, लेट हो गए क्लास में आज हम सब। 14th वाला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित यहाँ पर नहीं दी जाती है। एसएस, ठीक है, ये राख नहीं आता। एसएस ट्रॉफी दी जाती है राइटर कप, कौन सा, राइटर कप यहाँ पर नहीं दिया जाता, ये कब यहाँ पर कतई भी नहीं दिया जाता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित है और देवधर ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, और एस ट्रॉफी, ठीक है, एस या एसएज ट्रॉफी ये भी क्रिकेट संबंधित है। राइटर कब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना किससे संबंधित है, ये हमसे संबंधित नहीं। चलिए 15वें सवाल की तरफ बात करेंगे और 15वां सवाल जो है, देखो सिल्कियारा सुरंग, देखो हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा सेना भर्ती के लिए, इंपोर्टेंट पड़ सकती है। सिल्कियारा सुरंग जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है, मणिपुर में संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर आप लोगों का हिमाचल प्रदेश में। तो ये कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। आप सभी को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अटल सुरंग कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहां पर होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में क्या देखने को मिलेगी, अटल सुरंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, पीर पंजाल सुरंग कहां पर देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर। कहां पर होगी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सुरंग, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश, और आपकी सिल्कियारा सुरंग कहां पर हो जाएगी, उत्तराखंड में। ये सभी को यहाँ पर याद कर लेने, इंपॉर्टेंट सुरंग पड़ेगी, संबंधित क्षेत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 की तरफ बात करेंगे। और सवाल नंबर 16 क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो ये लिंगानुपात किसका पूछा है, 2011 की जनगणना में पूछा है। तो देखो सवाल पूछा, यदि 2011 की जनगणना, यदि जनगणना के हिसाब से अगर भारत का लिंगानुपात पूछा है, किसका दोस्तों, भारत का लिंगानुपात, तो 943, यानी 1000, यदि 1000 महिलाओं पर, 1000 महिलाओं पर, सॉरी 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। तो 943, 943 कितना है, भारत का लिंगानुपात है। और अगर 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछेगा, अगर जनगणना के हिसाब से पूछेगा तो भारत का लिंगानुपात कितना होगा, तो जवाब हो जाएगा 933। कितना हो जाएगा, 933। अब 2011 की जो अगर जनगणना हुई थी, किस राज्य का सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो 1084, याद करना किसका है दोस्तों, केरल का। किसका है दोस्तों, केरल का। किस राज्य का सबसे कम है, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो 879 किसका है दोस्तों, हरियाणा। किसका है दोस्तों, हरियाणा। याद कर लोगे सभी अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर 2011 में अगर पूछा कि बाल लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया, बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया, तो जवाब हो जाएगा 919। कितना लिंगानुपात था, बाल लिंगानुपात 919। अगर पूछेगा किस राज्य का सबसे ज्यादा रहा बाल लिंगानुपात, अगर पूछा तो किस राज्य का रहा, तो एपी, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश। कितना रहा, 972। कितना रहा, 972, याद करना। और किस राज्य का सबसे कम, सबसे कम यहां पर लिंगानुपात रहा, तो जवाब हो जाएगा हरियाणा। कितना हो जाएगा, हरियाणा। कितना हो जाएगा, 800 यहां पर 34। कितना हो जाएगा, 834 हो जाएगा। ठीक है, याद करना, ये लिंगानुपात थे जो आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो कितना यहां पर कुछ ऑप्शन में है क्या, लिंग 2011 में भारत में लिंगानुपात कितना है, तो ए तो है नहीं, ये 943, ठीक है, 943। ठीक है, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 943 किया है मैंने, वो हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल। एक बार बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे, मजा नहीं आया। देखो 2011 में ये लिंगानुपात कितना भारत का, 943 है। कितना, 943। ठीक है, 2001 में जनगणना हुई थी, कितना था, 933। कितना था, 933। 2011 में किस राज्य का सर्वाधिक था, केरल। कितना था, केरल का 1084। किस राज्य का सबसे कम था, हरियाणा। कितना था, 879 था। कितना था, 879।
बाल लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया? 919। किस राज्य का सबसे ज्यादा था? अरुणाचल। कितना था? 972। किस राज्य का सबसे कम था? 834 के लगभग। कितना था? हरियाणा का। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप सभी। ठीक है, सवाल नंबर किस बढ़ेंगे? 17 की तरफ। 17 नंबर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा कितनी होना चाहिए? तो अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछा है, कोई क्या पूछा है? अगर सर्वोच्च न्यायालय पूछा है तो याद करना कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितना होगा? 65 वर्ष। कितना होगा? 65 वर्ष। ये किसके लिए है? सुप्रीम कोर्ट के लिए। 60 वर्ष किसके लिए? 62 वर्ष किसके हैं? तो हाई कोर्ट के लिए। किसके लिए है दोस्तों? हाई कोर्ट के लिए। याद कर लोगे बस। ये दो यहां पर डाटा याद करना है, ये कंटेंट याद करना है और आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है पहले। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की संख्या है। बहुत कुछ है इससे रिलेटेड बट चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो याद करना कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर पूछा कौन है वर्तमान में, तो संजीव खन्ना साहब। कौन है दोस्तों? संजीव खन्ना साहब। संजीव खन्ना साहब आप लोग याद करना। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत यहां पर, यानी आपके अनुच्छेद के तहत जो यहां पर क्या होता है आप लोगों को याद होना चाहिएगा। एक आप लोगों का सर्वोच्च न्यायालय होता है तो आर्टिकल 124। सर्वोच्च न्यायालय अपनी रीट कौन से आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा। क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। न्यायालय होगा। ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 129 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 129। अभी कुछ कंटेंट याद करो, बाकी जो आगे बहुत कुछ है जो पढ़ाने को, अभी ही हम सब कुछ नहीं पढ़ लेंगे, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से। चलिए सवाल नंबर 18 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 18 क्या है? विष्णु शर्मा जी के द्वारा कौन सी पुस्तक यहाँ पर लिखी? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? तो चाणक्य। किनके द्वारा लिखी गई? चाणक्य। आप लोग याद करोगे। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? विष्णु शर्मा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा जी के द्वारा। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो मेगस्थनीज। कौन से द्वारा? मेगस्थनीज के द्वारा क्या लिखी गई है दोस्तों? इंडिका। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? तो कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण जी के द्वारा यहाँ पर राजतरंगिणी लिखी। तो पुस्तक और उनके राइटर, एक न एक प्रश्न तो बनेगा, कंटेंट यही रहेगा, लेवल यही रहेगा, इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पढ़ के जाना, नेस्तनाबूद करके आओगे पेपर। ठीक है, इतना मैं बोल रहा हूं यार भाई। ठीक है यार, ये तो कुछ भी तैयारी नहीं, पता है। अगला सवाल और याद कर लो। अगला सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी वुलर जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में यहां पर स्थित है। तो वुलर झील कहां पर पड़ेगी? वुलर झील। वुलर झील आप लोगों को याद होना चाहिए कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की क्या है दोस्तों? झील है। अच्छा, सवाल पूछा कि सांभर झील कहां पर है? तो ये खारे पानी की झील है। ये कहां पर पड़ेगी? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान। अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर पड़ेगी? तो चिल्का झील पड़ेगी उड़ीसा। कहां पर पड़ेगी दोस्तों? ये उड़ीसा में। क्या याद करोगे? याद करोगे उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद अगर सवाल पूछा यहां पर आप लोगों से कि भारत की ये बेबानन जो झील है, बेबानन झील कहां पर है? केरल में। कहां पर पड़ेगी? केरल में। क्यों प्रसिद्ध है? भारत की सबसे लंबी झील है। क्या है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा बेबानन, ये हो जाएगी। अगर सवाल पूछा कोलेरू झील, कौन सी? कोलेरू। कोलेरू झील कहां पर हो जाएगी? तो कोलेरू झील हो जाएगी दोस्तों आंध्र प्रदेश। कहां पर हो जाएगी? आंध्र प्रदेश। अगर सवाल पूछ लिया कि पुलिकट झील कहां पर है? पुलिकट झील कहां पर है? तो जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहां पर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और भारत की सबसे बड़ी, अगर सवाल पूछा सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील कौन सी है? कौन दोस्तों? कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? तो जवाब क्या हो जाएगा? तो यहां पर जवाब हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। क्या हो जाएगा? तो जवाब देना गोविंद वल्लभ। क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ क्या हो जाएगा दोस्तों? पंत जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील ये कहां पर है? तो ये यूपी में। कहां पर है? यूपी में। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लेंगे,
कोई दिक्कत तो नहीं है, रिवीजन कर लो। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है कहां पर? जम्मू कश्मीर में। सांबर झील राजस्थान में। चिल्का झील भारत की सबसे तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी क्या है? भारत की सबसे बड़ी यह तटीय झील है। कौन सी झील है? तटीय झील है, ठीक है। बेबानन झील कौन सी है? ये है केरल में। कहां पर है? केरल में। सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर लंबी है। यह आता है कितने किलोमीटर लंबी है? 96 किलोमीटर। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि कहां पर है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में। और ये अगला प्रश्न है आप सभी के लिए होमवर्क में, सवाल का जवाब दीजिएगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सहतिथि को बताना। ये 4 ऑप्शन है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का मुझे जवाब देना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े आज की क्लास में, आप सभी का पुनः धन्यवाद। मैं मान के चलूंगा आप सभी को बेहद अच्छी लगी होगी क्लास। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना पहली बार आए हो। और मैंने कहा है अगर बेसिक से तैयारी करना चाहते हो कि कुछ भी नहीं पता आप चाहते हो, जैसा कंटेंट यहाँ लिखा है आप लोगों को ऑलरेडी याद रहे, तो मैंने आप लोगों को बताया है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये देखो, ये फाउंडेशन रक्षक बेज स्टार्ट किया है। इस बेज के बारे में मैंने पहले ही बताया, बेज स्टार्ट हो चुकी है। जो क्लास का टाइमिंग है सुबह 9 से, मैं बेज का टाइम आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर 9 से लगाकर तो 12 मॉर्निंग में टाइम रहेगा एक बेज का, यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। और एक से लगाकर तो 4 बजे तक, ये 2 आर्मी की बैचेस हैं। सभी ट्रेड के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग रहे, ट्रेडमैन रहे, जीडी रहे, टेक्निकल रहे, सभी बैच के लिए धुआं हम लोग पेपर को कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं आप सभी का स्वागत करूंगा सभी ऑफलाइन बैच में, ठीक है। ऑफलाइन बैच पढ़ लो और इस प्रकार के एमसीक्यू जो मैं पढ़ा रहा हूं भाई ये कर लो। 45 प्रश्न आप लोगों के कहीं नहीं गए, ठीक है। कल हम लोग इसी टाइम पे मतलब वही टाइम पे हम लोग क्लास रहेगी। कल मिलते हैं, आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।